हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। और इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका आगे का पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है ये 11th क्लास में आगे जाकर आपका ऑर्गेनिक पार्ट में आ जाता है। तभी इस क्लास को या ये चैप्टर 10th क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं और 11th में भी आगे क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखो डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, एक पार्ट है, जिसमें हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें डेफिनेशन लिख लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of structure, the part of chemistry which deals with study of structure and properties. प्रॉपर्टीज में हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की छोटी सी डेफिनेशन है कि जहां हम कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज में आपके पास 2 ही प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसके टेम्परेचर, प्रेशर, जिसमें डायपोल मोमेंट और ये सब आते हैं, इन सब से जुड़ी होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जहाँ कंपाउंड की कंप्लीट आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चे डेफिनेशन साथ साथ लिख लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives are known as organic compound. देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आता है, मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और उनके डेरिवेटिव का मतलब वो कंपाउंड्स, हिंदी में इसको कहते हैं व्युत्पन्न। तो डेरिवेटिव का मतलब है वो कंपाउंड जो हमने हाइड्रोकार्बन से निकाले हैं। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, CH4 है, हमने क्या लिया, CH4। अगर हम इसके हाइड्रोजन को एक को रिप्लेस कर दें किसी भी ग्रुप से, सपोज करो आपने OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया CH3OH, अल्कोहल बन गया। अगर आपने इस हाइड्रोजन को किसी CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। अगर आपने इस हाइड्रोजन को किसी COH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव हैं। तो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स खुद आते हैं और इनसे जो हमने डिराइव किए हैं वो सारे कंपाउंड्स आते हैं। तो डेफिनेशन आप साथ साथ लिख लें, इसको पॉज करके या कैसे भी करके डेफिनेशन लिख लें। कुछ बच्चों को फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने जो भी इसका बेस है वो लिया है, बेसिक चीज़ें ली है।
तो अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो वो इसमें जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिख सकते हैं, ताकि वो सारे डाउट्स मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी। तो अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको इस वाले में ये प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है या 2 भागों में बांटा है। इसमें एक आपका आता है ओपन चेन, ओपन चेन, इन्हें एलिफैटिक भी कहते हैं, ओपन चेन वालों को एलिफैटिक। और दूसरा आपका है इसमें क्लोज चेन। ठीक है, पहले अपन इस क्लासिफिकेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओपन चेन, इसमें एलिफैटिक आता है। अब इसमें फिर आगे 2 पार्ट हो गए हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा पार्ट हो गया है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्लोज चेन, इसमें एक है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड इसमें आपका एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन जो है, जैसे मान लो कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये हो गया एल्केन CH4। एल्कीन जहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड, और एल्काइंस जहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। होमोसाइक्लिक, अगेन इसको हमने 2 भागों में बांट दिया है, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक, इसमें भी एलिसाइक्लिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक, अगर मान लो ये दिखाई नहीं दे रहा है किसी को तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। अब थोड़ा सा अपन इनकी बात कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होंगे उनको हमने 2 भागों में बांट दिया, एक ओपन चेन। ओपन चेन यानी कि चेन बनाने की टेंडेंसी किस में होती है, कार्बन में। लास्ट क्लास में हम कार्बन के कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन का मतलब है श्रृंखलन का गुण, कार्बन कार्बन से जुड़कर लॉन्ग चेन बना लेता है, जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो चेन बनाने का काम होगा वो किसका होगा, कार्बन का होगा। ओपन का मतलब है कि इस कार्बन का ये वाला सिरा इस वाले से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, पूरी तरह से ये चेन कैसी होगी, खुली होगी। ठीक है, इनको एलिफैटिक भी कहते हैं। और इसमें 2 पार्ट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं संतृप्त। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर हिंदी मीनिंग आपको पता है तो वो चीज़ आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगी। संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड, इसको आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो अपन किसी के यहाँ खाना खाने गए, खाना बहुत अच्छा था और खाकर हमारा मन बहुत ही क्या हो गया, अच्छा हो गया, तृप्त हो गया, हम अंदर से बहुत ही सैचुरेशन सा फील करने लगे। अब अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड आता है और आपको कहता है कि यार वो जो लास्ट वाले स्टॉल पे गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, तुमने उसको तो खाया ही नहीं, तो अपन क्या कहेंगे, नहीं यार अब मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, अब मैं ऊपर तक क्या हो चुका हूँ, भर चुका हूँ, या मैं पूरी तरह से संतृप्त हो चुका हूँ, सैचुरेटेड हो चुका हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं ले सकता।
तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अगर अपन कंपाउंड्स के सेंस में बात करें तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जहाँ कार्बन से इस तरह से सारे बॉन्ड सिंगल बंद होते हैं। अगर आप कोई ग्रुप लाकर इसमें ऐड करना चाहो तो इसमें और एडिशन संभव नहीं है, कोई भी ग्रुप इसमें ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से फुल्ली सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कौन आता है? एल्केन्स आते हैं। कौन आता है? एल्केन्स आते हैं। अगर अपन अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें एल्कीन और एल्काइन्स आते हैं। ये सैचुरेटेड नहीं होते, इनमें अनसैचुरेशन होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे सपोज करो अपन किसी शादी में खाना खाने गए और खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम लास्ट तक ढूंढते रहे कि कुछ अच्छा मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा है। आने तक भी अपन को लग रहा है कि यार कैसे एक अच्छी सी आइसक्रीम मिल जाती तो मैं अच्छा फील करता। तो अभी भी हमारे अंदर क्या है? अनसैचुरेशन है। अगर हमको कुछ अच्छा मिल जाए तो हम और ले सकते हैं, खा सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें और एडिशन संभव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? पाई बॉन्ड्स हैं। जो वीक है, दुर्बल है, अगर कोई ग्रुप आता है तो ये पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और इनमें नए ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। या आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और क्लासरूम जो है उसमें पीछे की बेंचेस खाली पड़ी है, मतलब जितना स्टूडेंट है या सॉरी जितना नंबर ऑफ बेंचेस है उतना स्टूडेंट नहीं है, तो पीछे की बेंच क्या है? खाली है। तो हम कहेंगे कि क्लासरूम जो है वो फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है। अब अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो पीछे के उन बेंचेस पर ऐड हो सकता है या जुड़ सकता है। तो हम कहेंगे कि क्लासरूम कैसा है? अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्कीन और एल्काइन्स आते हैं जिनमें ग्रुप्स का एडिशन संभव है या ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका आता है क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब है कि इस तरह से कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग इस तरह से चेन बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या है? कनेक्टेड है। तो इसको कहते हैं क्लोज चेन। एक बंद के रूप में जो चेन होगी, इसमें दो पार्ट हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा कैसा है? हेट्रोसाइक्लिक। देखो, होमो का मतलब होता है एक जैसा एटमॉस्फेयर, और साइक्लिक का मतलब आप जान ही रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और इस क्लास में सारे बॉयज़ हैं, तो हम कहेंगे कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो होमो टाइप का है, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एक समान है। अगर अपन साइकिल की बात करें, कंपाउंड की बात करें, तो अगर इस कंपाउंड में, इस रिंग में सारे के सारे एटम जो है वो अगर कार्बन है तो हम इन्हें कहेंगे होमोसाइक्लिक। हिट्रो का मतलब है कि जैसे एक कार्बन चेन है, कार्बन कार्बन कार्बन, और बीच में कोई एक पार्टिकल आ गया अलग, नाइट्रोजन आ गया। क्या आ गया? कार्बन कार्बन है और इनके बीच में क्या आ गया? कोई एक नाइट्रोजन आ गई, या अगर कोई ऑक्सीजन आ गई, या अगर कोई सल्फर आ गया, तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि एक रिंग के रूप में है, साइकिल के रूप में है और एक अलग टाइप का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि क्लासरूम में सारे बॉयज़ हैं, उनके बीच में अगर कोई गर्ल बैठी हुई है, गर्ल पार्टिकल बैठा हुआ है, तो अब एक अलग टाइप का पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? हेट्रो टाइप का है। तो यहाँ पर अगर कंपाउंड्स की बात की जाए तो अगर कोई एक एलिमेंट डिफरेंट टाइप का आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक को भी हमने आगे दो पार्ट में बांट दिया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, देखो इनके नाम में क्या आ रहा है? ALI वर्ड आ रहा है, और यहाँ पर देखो एलिफेटिक। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी एलिफेटिक वालों से मैच करेंगी। अब आपका एलिसाइक्लिक में जैसे 3 मेंबर रिंग है, ये आ सकता है, 4 मेंबर रिंग आ सकता है, 5 मेंबर रिंग, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे के सारे जो है वो कैसे कंपाउंड है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एरोमेटिक टोटली डिफरेंट है, जिसे हम यहाँ पर नहीं, थोड़ा आगे देखेंगे। नाउ अगेन हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स होंगे हमने उनको ओपन चेन और क्लोज चेन वालों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है। ओपन चेन, इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। इसमें आपका एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब है एल्केन्स, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड का मतलब है एल्कीन और एल्काइन्स।
अगर अपन क्लोज चेन की बात करें तो इसमें होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगा, ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक होगा। तो इस क्लासिफिकेशन को आपको एज इट इज़ लिख लेना है, आपकी बुक में भी है ये 10th क्लास में। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है या एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, ये सारा का सारा आपके 10th क्लास की बुक में है, 10th के सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में जान लें। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को बच्चों कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? हाइड्रोकार्बन। हमने डेफिनेशन क्या लिखा कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब उनसे जो हमने डिराइव किए हुए वो कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है वहाँ पर कार्बन होगा और बाकी के क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगी। कार्बन की वैलेंसी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 4 होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे मेरे पास 2 हैंड है तो मैं अपने दोनों हाथों से किसी से क्या जुड़ सकती हूँ, तो कितने बॉन्ड बना सकती हूँ? 2। तो वैसे ही कार्बन जो होता है वो कैसा होता है? इस तरह से टेट्रावैलेंट होता है। उसकी 4 वैलेंसी इस तरह से 4 कोनों पर सिचुएटेड होती हैं। यहाँ पर क्या होगा? अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो इसके चारों हाथों में क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। अब यहाँ पर कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया तो अंडरस्टूड है कि बाकी की 3 यहाँ पर क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। क्या होंगी? हाइड्रोजन। हम इन्हें लिखें या नहीं लिखें, हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बाकी की 3 क्या होंगी? हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया तो यहाँ पर बाकी की 3 क्या होंगी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस बात को आप थोड़ा समझें कि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं और उसमें कार्बन के अलावा दूसरा जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। ये वाला बॉन्ड सिंगल, सिग्मा, ये वाला सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा और ये भी क्या होगा? सिग्मा। यानी कि जब जब कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच या किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच एक सिंगल बंध होगा या सिंगल बॉन्ड होगा तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड। उसे क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। नाउ कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर कार्बन ने कार्बन के बीच क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। तो बाकी की इसमें क्या होंगी? हाइड्रोजन। कितनी? 2। 4 ही बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर भी क्या होंगी? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड आ गए एक साथ। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर देखो कोई एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा जो होगा वो कहलाएगा पाई। क्या कहेंगे इस बॉन्ड को हम? पाई बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड सिग्मा, ये वाला सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा और ये भी क्या होगा? सिग्मा। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पाई होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा और ये जो बाकी के 2 बॉन्ड जो होंगे वो कैसे होंगे? पाई। अब कोई भी इसमें जब हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो आप किसी भी बॉन्ड को सिग्मा दिखा सकते हो, किसी को भी पाई दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सिग्मा हो गया और बाकी के 2 क्या हो गए? पाई हो गए, ठीक है। अब हम इनका केमिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। केमिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है? केमिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम इनको किस किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हम इनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू बता सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिखा C4H10, एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड है इस तरह से। अब मैंने इसकी हाइड्रोजन नहीं लिखी। आप ये मत सोचना कि मैं भूल गई हूँ या मुझे याद नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कार्बन चेन इस तरह से लिख दी
तो यहाँ पर ये अपने आप समझ जाएंगे कि बाकी की 3 क्या है, हाइड्रोजन है। इस बीच वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इधर कार्बन से बना रखा है, दूसरा इसके साथ, तो यहाँ पर क्या होंगी, 2 हाइड्रोजन होंगी। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा C4H10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और इस कार्बन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। कितने एटम है, 4, और हाइड्रोजन के कितने एटम कंबाइंड हो रहे हैं, 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें ये बताता है कि उस फॉर्मूले में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट हैं। जैसे कार्बन के 4 और हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं, तो ये बात हमें कौन बता रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें आपको कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा नहीं, कहीं आपसे कोई किसी कंपटीशन में नहीं आने वाली है। ये सिर्फ समझने के लिए है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। इसके अलावा एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, एक तो हम बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाते हैं, इसमें बॉन्ड लाइन डायग्राम, एक इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, और एक इसकी कंडेंस फॉर्म होती है। कंडेंस फॉर्म पास करके लिखना। जैसे मान लो मेरे पास 4 कार्बन है, तो बॉन्ड लाइन में तो मैं यूं बना दूंगी, ये यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ पर क्या है, एक कार्बन। तो जब मुझे कोई जल्दी में काम करना है या फटाफट लिखना है तो हम इस तरह से सहूलियत के लिए बॉन्ड लाइन डायग्राम बना देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर जहाँ पर ये आपको दिख रहा है जिगजैग, यहाँ पर क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन। तो इसी C4H10 को मैंने इस तरह से लिख दिया, ये कहलाता है इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या होता है कि इन्हीं कंपाउंड्स को पूरा खोलकर लिख दिया जाता है। जैसे मान लो मुझे 4 कार्बन लिखने हैं, C 1 2 3 और 4। अब इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी होंगी, 3। एक कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी की 3 यहाँ पर क्या होंगी, हाइड्रोजन। तो मैंने इसे पूरा खोल कर लिख दिया, ये लो, ठीक है। यहाँ पर इस बीच वाले कार्बन को देखिए आप, इधर इसने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, तो बाकी की 2 क्या होंगी, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगी, अब आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर कितनी हाइड्रोजन होंगी, 3। तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को पूरा खोल कर लिख दिया, इसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके। और कंडेंस फॉर्म, किसी चीज़ को पास करके लिख देना। हमारे पास स्पेस कम है, या जनरली हम जब लिखते हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका कंडेंस फॉर्म है। अब ये मत सोचना कि मैम ने बॉन्ड नहीं लगाए हैं, आपको इस तरह से लाइंस बार बार ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि आपस में क्या है, इनके बीच बॉन्ड है, ओके। तो इस तरह से हमने देखा केमिकल रिप्रेजेंटेशन कि किसी भी कंपाउंड को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इस तरह से बॉन्ड लाइन डायग्राम के थ्रू भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या हम इस तरह से भी उसको लिखते हैं। जनरली हम ये वाला फॉलो करेंगे या ये वाला करेंगे, चूँकि बहुत ही टाइम टेकिंग है तो हम इसे इस्तेमाल कम ही करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ कार्बन। ये सब आसान टॉपिक्स हैं। ये हमारा जो सब्जेक्ट है नोमेनक्लेचर वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन का डिग्री हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, इस तरह से मैंने उसे खोल कर लिख दिया। मेरे पास एक और कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, या हम एक छोटा सा फॉर्मूला ले लें CH3, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन का क्या मतलब है। कार्बन 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है। अब देखो हम किस बेसिस पे इसको डिग्री नाम देते हैं। जैसे इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन जो है वो इस कंपाउंड में इकलौता है, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है पर दूसरा कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है। अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल को देखें
तो इस किनारे वाले कार्बन को आप देखो, ये बगल में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कार्बन किसी एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर अपन इसको देखें, ये किनारे वाला, ये भी बगल में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इस बीच वाले कार्बन को आप देखिए, ये जो बीच वाला कार्बन है, ये दोनों तरफ दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है बीच वाला, वो सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। तो हम इसे कहेंगे 2 डिग्री। उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ये कॉर्नर वाला कार्बन सीधे सीधे किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन को देखिए, ये कार्बन इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को कहेंगे हम 1 डिग्री कार्बन। यानी कि कोई कार्बन सीधे सीधे कितने कार्बन से या डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, वो उसका डिग्री कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री। तो किनारे वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। ये बीच वाला कार्बन अपने दोनों तरफ डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है या 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और ये वाला अगेन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर कोई कार्बन किनारे पर है, तो किनारे वाला ग्रुप तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक ही से जुड़ा होगा, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो ये दोनों क्या होंगे? 1 डिग्री 1 डिग्री, और बीच वाला क्या होगा? 2 डिग्री। यहाँ पर देखो, ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो लोगों ने कहा अब इसको क्या नाम दें? क्या हम इससे 0 डिग्री बोले? तो ये तो कोई डिग्री नहीं हुई, तो इसे भी 1 डिग्री नाम दे दिया गया। तो अगर कोई कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, या वो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो क्या, इसी चीज़ को बस थोड़ा सा हम ध्यान रखने के लिए लिख लें, और 1 डिग्री क्या लिख लें? 1 डिग्री। 1 डिग्री किसको बोलेंगे? इस तरह से हम डिग्री को दिखाते हैं, या इसको आप प्राइमरी भी बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो? प्राइमरी। इस तरह से 2 डिग्री वाले को आप सेकेंडरी बोल सकते हैं। अब आप सेकेंडरी पूरा नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी का SEC लिख दीजिए, प्राइमरी इस तरह से लिख दीजिए, टर्शरी का TERT, बस इतना ही लिखेंगे। तो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन क्या होगा? इफ 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन, अगर कोई कार्बन है वो किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। तो हम इससे लिख लेंगे, इफ कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन और नो कार्बन, मतलब या तो वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, या वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री या प्राइमरी। आगे का आप कंप्लीट कर ले, इफ कार्बन इज अटैच्ड टू 1 कार्बन और नो कार्बन, देन इट विल बी 1 डिग्री या प्राइमरी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डिग्री हम किसे बोलेंगे। कि अगर यहाँ पर देखें हम CH4 में कार्बन एक ही होता है, इसके अलावा कोई और कार्बन नहीं है, तो हम इसे 0 डिग्री नाम नहीं दे सकते, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया? 1 डिग्री। यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, तो किनारे वाला कार्बन डायरेक्टली किसी एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। बीच वाला दोनों तरफ 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या सेकेंडरी। और ये वाला अगेन 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी या 1 डिग्री। ठीक है, अब अपन 2 डिग्री का डेफिनेशन लिखेंगे, तो 2 डिग्री का हम यहीं से लिख सकते हैं, 2 डिग्री या सेकेंडरी। सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? इफ 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 1 लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कार्बन, अगर वो किन्हीं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देन इट विल बी 2 डिग्री कार्बन। इफ कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन, देन इट विल बी 2 डिग्री कार्बन। ये क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो 2 डिग्री के एग्जाम्पल, आप ये वाला एग्जाम्पल 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, हम और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं।
3 डिग्री कार्बन। अब शायद मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही लिख लेंगे। इफ कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन, और भी शॉर्ट में, ठीक है, देन इट विल बी 3 डिग्री। देखो साइंस का स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है, वो साथ साथ लिखता भी जाए और सुनता भी जाए। आप नीचे लिखें और उस कानों से समझें भी, ताकि आपकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आप चीज़ों को शॉर्ट में लिखना सीखें। अगर आप पूरा इसको एक स्टोरी की फॉर्म में लिखने लग जाएंगे तो वो आपको रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होगी, आपको ये नहीं समझ में आएगा इसमें क्या काम का है क्या नहीं काम का है। तो रिवीजन में ऐसी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती है।